पड़ा। सारे उपाय व्यर्थ साबित हुए। एक दिन तो ताना मारते हुए सासू माँ ने कहा, बहू, शादी के 5 साल हो गए, हमें तो कुल दीपक चाहिए, तुम तो बांझ हो। ताना सहन करके फाल्गुनी मौन निशब्द होकर अपने कमरे में आकर पति संजीव से अपना दुख दर्द बताया। संजीव ने सांत्वना देते हुए कहा, धैर्य रखो, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। उसकी इच्छा के आगे इंसान की नहीं चलती है। आशा का दामन नहीं छोड़ो, आशा का दामन नहीं छोड़ो। हम दोनों ने तो डॉक्टरी जांच, हार्मोन्स, जीन टेस्ट आदि के सारे महंगे परीक्षण कराए हैं। जांच रिपोर्ट देकर डॉक्टर ने IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को उपचार बताया है। अब तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। फाल्गुनी ने हामी भर पति को कहा, कितने परीक्षण, कीमती इंजेक्शन की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और शिव मंदिर में आस्था का दीपक प्रज्वलित करके अंतर्मन से प्रार्थना कर रही थी, तब अचेत होकर गिर गई। लौकिक जगत को छोड़कर अलौकिक जगत में विचरण करने लगी। अनहद की तरंगें नाद कर रही थी। प्रभु से साक्षात्कार हुआ और उस प्रकाश में श्रद्धा एकाकार हुई। कुछ पल में सब अदृश्य हो गया और अब चेतन मन में चेतना आई। आस्था के संग सोनी गोद में शिशु का सुखद एहसास लिए घर पर आई। अच्छा, हिमांशु ने स्तनपान छोड़कर किलकारी मारी। तब फाल्गुनी का ध्यान उस पर गया और सासू माँ बहू को हरीरा देकर पोते हिमांशु को चूम के गोद में लेकर निहाल हो रही थी। संजीव पिता के रिश्ते से फूले ना समा रहे थे। बहू से मुस्कुराती हुई सासू माँ ने कहा, बेटी, तूने तो बांझ होने का कलंक धो दिया। विज्ञान की IVF चिकित्सा से ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुनी, जैसे द्रौपदी के चीरहरण में प्रभु कृष्ण ने सुनी। तुमने तो कुल चिराग के साथ संस्कृति, संस्कार, नई पीढ़ा का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि दे दिया। धन्यवाद। अब हमारे अध्यक्ष महोदय बतलाएंगे इस पर टिप्पणी देते हुए कि क्या यह लघु कथा है या नहीं, या क्या होना चाहिए। हाँ निशा भास्कर जी। जी। माइक खोल लीजिएगा निशा जी। निशा जी माइक खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। अनम्यूट कर लीजिए निशा जी। नमस्कार मंजू जी, आपकी लघु कथा का जो तथ्य है, जो आपने विषय उठाया है, वो बहुत अच्छा है, पर इसका विस्तार करने की वजह से जो लघु कथा का वास्तविक रूप होना चाहिए, उससे वो थोड़ा विलंब होकर के लघु कहानी बन गई है। तो यदि आप थोड़ा सा इसको और कस लें, संक्षिप्त करें, क्योंकि लघु कथा में भावों का विस्तार नहीं होता है। वहां पर जो बातें हैं, सीधी सीधी वो बातें करिए, तो वह ज्यादा सटीक बैठता है। लघु कथा का शीर्षक बहुत अच्छा है, कथ्य अच्छा है, पर उसका जो विस्तार है वह लघु कहानी का रूप दे दिया है। थोड़ा ज्यादा लग रहा था मुझे भी खुद जी लग रहा था। बिल्कुल सटीक उद्बोधन आपने दिया,
निशा जी, बिल्कुल सही। अब ऋचा वर्मा जी जो बहुत ब्रेक बहुत ली थी, धन्यवाद। ऋचा वर्मा जी से निवेदन करें कि आप अपनी एक लघु कथा पढ़कर इस क्रम को आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है श्रेय। समीर सक्सेना अपने पोते चिन्मय के साथ ड्राइंग रूम में डिस्कवरी चैनल पर अपना पसंदीदा शो देख रहे थे और दूसरे कमरे में उनके तीनों बच्चे चिन्मय के इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए आयोजित सम्मान समारोह में जाने के लिए तैयार बैठे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बहुत बहुत बधाई भैया, सुजाता ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की। यह सब अच्छी परवरिश का नतीजा है। मैत्रीपूर्ण व्यवहार, बच्चों की भावनाओं को समझना और उनके साथ संवाद बनाए रखना। किशोर अपने बेटे की सफलता के राज खोल ही रहा था कि सुजाता बोल पड़ी, और एक हम लोगों का बचपन था, कितना अभावग्रस्त और तनावग्रस्त। तुम संवाद की बात करते हो भैया, आज तक हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि पापा की उपस्थिति में ऊंची आवाज में बोल सके। यही कारण है कि आज तक न तो हम इतनी सफलता प्राप्त कर सके और न पापा के लिए अपने दिलों में उतनी जगह बना सके। आनंद ने भी अपने दिल की बात कह दी। तभी ड्राइवर ने गाड़ी तैयार कर सूचना दी और पूरा परिवार गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गया। मुख्य अतिथि के हाथों चिन्मय को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाने के उपरांत मंच संचालक द्वारा पूछे गए प्रश्न कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं, किशोर की आंख और कान दोनों मानो ठहर गए। उत्तर तो उसे पता था, परंतु चिन्मय के मुख से सुनकर वह उन शब्दों को आत्मसात कर लेना चाहता था। अपने दादाजी को, जिन्होंने मुझे अनुशासित और एकाग्रचित होकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। चिन्मय का यह जवाब उसके पिता और भाई बहन के लिए अप्रत्याशित था, परंतु उनकी आंखों में आए खुशी के आंसू बहुत ही स्वाभाविक थे। धन्यवाद। अर्चना कोहली जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत है उनका। और अब बहुत संक्षिप्त में अध्यक्ष टिप्पणी ऋचा वर्मा की लघु कथा पर। ऋचा वर्मा की लघु कथा बहुत ही अच्छी लघु कथा थी, और जो संवाद के बीच जो हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संवाद योजना बढ़ी जा रही है, जैसे हम अपने जनरेशन में पापा से वो सारी बातें नहीं कर पाते थे, उतना उछल कूद नहीं कर पाते थे। आज के बच्चे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, पहले बेटे भी नहीं कर पाते थे। ऐसी बात नहीं है कि बेटियां नहीं करती थी और बेटे करते थे, बेटे भी पापा की आवाज सुन करके सिमट जाते थे, और बेटियां तो होती थी ही। तो इस तरह से जो चीज को इन्होंने अपने शब्दों के द्वारा एक प्रतिबिंब खड़ा कर दिया है, वह काफी सराहनीय है। बहुत ही अच्छी लघु कथा है जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह संक्षिप्त में अपना अध्यक्ष टिप्पणी देते रहिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि प्रत्येक लघु कथा पर संक्षिप्त मूल्यांकन हो सके, हमारा मंच का उद्देश्य भी है। और इस क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं, और हम ऐसे लघु कथा लेखिका को शामिल कर रहे हैं जो साहित्य की विविध विधाओं में लगातार लिख रही हैं, पढ़ रही हैं, छप रही हैं। हमारे मंच का सौभाग्य है कि ये लगातार सक्रिय रूप से हमारे मंच पर सक्रिय हैं। सपना चंद्रा जी, उनसे निवेदन है कि कृपया अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। सपना चंद्रा जी। बहुत बहुत नमस्कार सर, मंच को नमन, सभी साथियों को अभिनंदन। तो मेरी लघु कथा का शीर्षक है प्राइवेसी। बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा, बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि लघु कथा सही ढंग से हमारे अध्यक्ष महोदय सुन सके। लघु कथा का शीर्षक है प्राइवेसी। अरे दीदी, आप अपने आने के बारे में बताया क्यों नहीं? आपकी पसंद का कुछ बनाकर रखती। अरे कोई बात नहीं है, तुम सबकी पसंद का ही खा लूंगी। रमेश कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं?
सोफे पर बैठते हुए सुनंदा की नजरें चारों तरफ कुछ ढूंढ रही थी। पहले तो बच्चे मेरी आवाज सुनते ही मुझसे लिपट जाते थे, आज क्यों नहीं? माधवी, एकदम से सन्नाटा क्यों पसरा है घर में? कोई नहीं है क्या? ये कहते हुए गला भर्रा गया था। बच्चे घर पर ही हैं दीदी, छुट्टियां हैं, लेकिन इन लोगों को कहीं नहीं जाना, बस घर पर रहना है और मोबाइल चलाना है। इनका रहना ना रहना बराबर है। मैं ही बकबक करती रहती हूँ और मेरा बोलना भी इन्हें अच्छा नहीं लगता। कहते हैं क्या हमेशा चालू रहती हो, जब भूख प्यास लगेगी खा पी लेंगे। और बताइए घर में सब कैसे हैं और कैसे आना हुआ? आज बड़े दिनों के बाद अपनी बहन के घर घूमने की इच्छा हो आई, सो चली आई। सोचा तुम लोगों के साथ कुछ वक्त बिताऊंगी। अच्छा किया दीदी, मेरा भी मन नहीं लगता है, पर क्या करूं, ये रमन को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कहीं निकलना मुश्किल है मेरा, क्या करूं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। 12वीं में चला गया, पर अभी तक उसे मुझे ही खाना खिलाना पड़ता है। खुद से खाने बोलती हूँ तो कहता है मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। ये तो गलत बात है, और तुम खिलाते ही क्यों हो? कहीं बाहर जाएगा तो कैसे खुद को संभालेगा? कहाँ है रमन और सालू? ये कहते हुए बच्चों के कमरे की ओर बढ़ते हुए कदम एकाएक रुक गए। जरा ठहरिए दीदी, आवाज देकर पूछ लो। ये लोग कहते हैं कि कमरे में आने से पहले पूछ कर आना चाहिए। बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है। माधवी, रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, फिर कभी मिल लेंगे। धन्यवाद। वाह, क्या बात है। संक्षिप्त में अध्यक्ष टिप्पणी। बहुत ही आज का जो जनरेशन है उसकी बिल्कुल ऐसे फोटो खींच करके और सामने रख देते हैं उन बातों को। वैसे चंद्रा जी ने बड़े ही सटीक और सरल शब्दों के द्वारा अपनी नॉलेज को बिंबित कर दिया है। बहुत बहुत बधाई चंद्रा जी आपको। और मैं मंच संयोजक भाई जी से आग्रह करना चाह रही हूँ कि मेरी फ्रेंड आई है अभी, इसीलिए मैं फोन को बार बार ऑफ कर रही थी अपने। तो इस प्रभार को आप किसी और को सौंपिए। मैं आज संडे है, आज मुझसे मिलने आई, पहले से मुझे पता नहीं था। चलिए, अभी तक आप संभालिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋचा वर्मा को चाहूँगा, वो बहुत अच्छी समीक्षा करती हैं। तो ऋचा वर्मा जी आगे की लोक कथाओं को देखेंगे, वो प्रभारी भी हैं। जब भी कुछ किसी कहीं कुछ कमी नजर आती है तो ऋचा वर्मा जी सामने आ जाती है। साहित्य सुधीजनों से मैं माफी चाहूंगी। और जी ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद निशा जी, बहुत धन्यवाद। आगे का प्रभारी हमारे कि पुष्पा जी है हम सबकी वरिष्ठ लोक कथाकार और बहुत ही प्रसिद्ध। ये कार्यभार आज उनको सौंप देंगे तो नहीं रहेगी तो अब मैं तो चले आप आमने सामने बात कर लीजिए पुष्पा जमुआर से। पुष्पा जी करेगी आज। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। कह रहे हैं कि आप कीजिए, आप सुन रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है। पहले आप कीजिए। चलिए थोड़ी देर, आधा घंटा और देख लीजिए, आप ही कीजिए जब कह रही पुष्पा। सब लोग चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया अच्छी होती है ऋचा वर्मा जी की। तो अच्छे से सलाह भी देती है। हाँ, आप भले कैमरा ऑफ करके सलाह दीजिए, बात कीजिए, अध्यक्ष टिप्पणी दीजिए, लेकिन आप रहिए। निवेदन है, पुष्पा जमुआर का भी निवेदन है। वो स्वीकार कर लेती तो कोई बात नहीं थी, या और भी कोई हमारी कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि वही संभाले। कोई भी जो भी व्यक्ति इस पर सक्षम महसूस करते हैं कि हम इस पर टिप्पणी दे सकते हैं, वो सामने आ सकते हैं। हमारा आग्रह हमेशा सबसे रहता है, चाहे वो सपना चंद्रा हो, चाहे नलिनी श्रीवास्तव हो, चाहे विजय कुमारी मौर्य हो। ये भी बहुत अच्छी लेखिका है। कौन? बहुत अच्छा लिखती है, गार्गी जी, गार्गी राय। हाँ, गार्गी राय को तो अभी नंबर उन्हीं की थी लोककथा पाठ करने का भी। यदि वो और ऐसी सीखेंगी भी तो वाले हैं। नहीं, अभी हम आपको बुला नहीं जा रहे थे। तो क्या आप सहज रूप से स्वीकार कर सकते हैं कि जो भी लोककथाएं पढ़ी जाएगी उस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी दे सकें अध्यक्ष? नहीं सर, अभी उतना देखिए, इतना जल्द अभी नहीं है ऋचा वर्मा जी। आप ये भार बहुत मजबूत होता है। ऋचा दी और पुष्पा दी इस लोग बैठे हुए हैं, इन लोग जमे हुए लोग हैं, हम लोग पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। हाँ, तो अभी एक आध अंदर
चलिए ऋचा वर्मा जी ही संभाल रही हैं और मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये करने को तो मैं भी संभाल सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब इस भार को कोई दूसरे लोग भी संभालते हैं मंच पर। मैं चाहता हूँ कि इस मंच को आप सब अपना मंच समझे। यह सिर्फ मेरा हम सिर्फ माध्यम है और यह माध्यम ही बना रहना चाहते हैं। तो मैं गार्गी राय जी को आमंत्रित करता हूँ लोककथा पाठ करने के लिए, जो लोककथा के क्षेत्र में बहुत बाद में आई हैं और बहुत तेज़ी से हम लोग के साथ कदम बढ़ा रही हैं। और साथ बहुत, चूँकि उनकी छोटी छोटी लोककथाओं में बहुत ही प्रभावकारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि गार्गी राय बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। हमारी शुभकामनाएं वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो मैं युवा लेखिका गार्गी राय जी को आमंत्रित करता हूँ उनकी एक लोककथा के लिए। समृद्ध मंच को नमन, आदरणीय सर को नमन, जो इतना मान दिए मेरा, ऋचा दी को नमन, पुष्पा दी, नलिनी दी, सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा नमन, अभिनंदन। मेरी एक छोटी सी लघु कथा है इसका शीर्षक है उपयोगिता। बाबा, दादी और तेज दौड़ो, मुझे पकड़ो, कहते हुए शिवी समुद्र के किनारे दौड़ने लगी। कोशिश करता हूँ बेटा, बस घुटने के दर्द ने जकड़ रखा है, वरना मैं अपनी जवानी में एक अच्छा धावक था, कहते हुए बाबा अपनी रफ्तार बढ़ाने का निरर्थक प्रयास करने लगे। दादी, सच बताओ, तुम्हें हमारे साथ रहना अच्छा लगता है या फिर इंडिया में? दादी का साथ देता 9 वर्षीय शुभ ने दादी की मन की बात जाननी चाहिए। बेटा, गांव हमारा जन्मभूमि है, साथ ही कर्म भूमि भी, परंतु तुम सबका अभाव बहुत खलता है। यहाँ तुम लोग के साथ कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता, कहते हुए दादी ने अपनी गति थोड़ी बढ़ा ली। दादी, क्या ग्रैंड पेरेंट्स का दूसरा नाम हेल्पर है? शुभ ने दादी से कौतूहलवश दूसरा प्रश्न पूछा। नहीं बेटा, ग्रैंड पेरेंट्स का दूसरा नाम ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ है, हेल्पर नहीं, दादी ने बड़े प्यार से शुभ की शंका दूर करते हुए समझाया। मम्मी की नकल उतारते हुए शुभ कहने लगा, दादी, फिर क्यों रात में मम्मा पापा को बोल रही थी? फिर क्यों मम्मा पापा को रात में बोल रही थी? अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई जरूरत नहीं है 2-2 हेल्पर रखने की। वैसे भी विदेश में आकर दोनों ने अपना गधा जन्म पूरा कर लिया है, अब इस बार गांव छोड़कर। धन्यवाद। धन्यवाद गार्गी राय जी। और आप पर छोटी सी अधचर टिप्पणी देंगी ऋचा वर्मा जी। दीदी का फोन लगता है गिर गया। उठा लेंगे, बस गिर जाए, मोबाइल टूटे नहीं। पिछली बार हमारा मोबाइल 2 दिन पहले गिरने के कारण उसका स्क्रीन टच टूट गया। हम 2 दिन किसी से संवाद नहीं कर सके, कल बना कर लाए हैं। अच्छा, ऋचा वर्मा जी। कहा जाता है कि कहानी एक ही होती है, विषय ट्रीटमेंट के चलते बनता है। इनकी कहानी का जो कथा वस्तु है वही बात है, बच्चों और माता पिता के बीच बिगड़ते संबंध, लेकिन ट्रीटमेंट इतना अच्छा है, इतनी अच्छी तरीके से कि मैं जब पढ़ रही थी उसको मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ये सच्चाई है, वो बड़ी सच्चाई है। तो मैं क्या लघुकथा के हर मानक पर खड़ी और एक सवाल समाज करने होता हुआ समय आ रहा है। पहले तो बच्चे रखते नहीं थे, वहां तक तो माता पिता इज्जत से अपने घर रखते थे। अब माता पिता को बोलकर और बच्चे नहीं आ जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। परोक्ष रूप से देश के जितने बच्चे रहते हैं, जब उनके बच्चे होने वाले रहते हैं तो माताएं जाती हैं और उसके बाद फिर उनका जाना आना बंद होता है। ये हम सब देखते हैं और ये हर घर की कहानी बनती जा रही है। इससे वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बच्चे पढ़े हुए वो भी जाने कि हम कर क्या रहे हैं, जाने इसलिए ये लघुकथा सामाजिक दृष्टिकोण से। और आपका गार्गी राय जी की एक बात और देखती हूँ कि चिंताएं होती है कि लघुकथा एक ही बात पर नहीं होती है, तरह तरह के विषय उठाती है और बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है। तो वो लघुकथा मुझे तो बहुत पसंद आई और मुझे लगता है कि ये जरूरी लघुकथा है जो कि यूट्यूब पर डालकर हर बच्चे को सुनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी। लोग
एक सवाल था, ये इसके शीर्षक में आया था जब ये हम अवसर धर्मी पे पोस्ट किए तो, कि उपयोगिता न रख के हेल्पर रखिए, तो ये कितना सही है? उपयोगिता हमने इसलिए रखा क्योंकि ये कहानी का सार था कि जब आपकी उपयोगिता है तो हम रखे, जब उपयोगिता खत्म तो आप मेरे लिए खत्म। और हेल्पर से पूरी कहानी ऑलमोस्ट समझ आ जाती है। तो हम तो नाम नहीं जान पाए क्योंकि नाम उनका नहीं था, जो भी थे आदरणीय उन्होंने मुझे सलाह कि इसका नाम चेंज करके हेल्पर रखे, तो ये कितना उचित होगा? ये हेल्पर अच्छा शीर्षक होगा। उपयोगिता उपयोगिता शब्द बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, पर हेल्पर इस कहानी को एक दृष्टि जरूर देता है। मेरे हिसाब से भी हेल्पर ज्यादा अच्छा शीर्षक होगा। धन्यवाद। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अभी 6-7 और लोग कथाकार हमारे मंच पर हैं। हम चाहते हैं कि जितने मंच पर हैं, हेल्पर मैंने लिखा था कि लघु कथा का ठीक है, वही रहने दीजिए। कि हमारा कहना यही है कि सुझाव हर लोग देते हैं, लेकिन लेखक उसका मालिक होता है। तो आप सुनिए सबकी, लेकिन लेखक करे वही जो उसकी आत्मा स्वीकार करे। चले, इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, और लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा, और हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी लगातार लेखिका आ रही थी, रंजीत कुमार जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। रंजीत कुमार जी हैं क्या? कोई रंजीत कुमार हैं? जल्दी आवाज दीजिए, नहीं तो हमें आगे बढ़ूं। अशोक दर्द जी है ना मंच पर? अशोक जी हूँ मैं। चले, आप सामने आइए अशोक दत्त जी, और अपनी एक छोटी सी रचना, लोककथा तो छोटी होती ही है, छोटी सी रचना प्रस्तुत करने का कष्ट कीजिए। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। इसके बाद पुष्पा जमुआर जी लोककथा निकाल कर रखे रहेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अरे जी, मंच को नमन करते हुए मैं सीधी अपने रचना पे आता हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है आया है। शकुंतला की भाभी अपनी पड़ोसन हेमा से कह रही थी, 5 साल बीत गए इसे यहाँ रहते हुए, ना तो इसके मुकदमे का कुछ हुआ और ना ही कहीं दूसरी जगह इसके लिए किसी दूसरे लड़के का प्रबंध हुआ। विवाह के तीसरे दिन बाद ये तो ससुराल से भाग आई थी। कह रही थी, मेरा पति नामर्द है, मैं किसी और की रखैल बनकर वहां नहीं रह सकती। शकुंतला के पति ने किया भी तो ऐसा ही था। सुहाग रात को ही उसने उसे किसी दूसरे के सुपुर्द करना चाहा था, ताकि समाज में उसकी नाक भी बची रहे और वंश वेल भी खत्म न हो। परंतु ये सब शकुंतला को मंजूर नहीं था और वह जैसे कैसे वहां से भागकर मायके पहुंच गई थी। शकुंतला की भाभी ने बात आगे बढ़ाते हुए हंसकर कहा, 5 साल हो गए इसके मुकदमे को कोर्ट, 5 वर्ष और बीत गए तो ये भी बूढ़ी होने लगेगी। 5 वर्ष और भी बीत गए तो ये भी बूढ़ी होने लगेगी। फिर इसे कौन ले जाएगा? फिर हमें उस बुढ़िया सास की तरफ इशारा करके के साथ इस बुढ़िया की देखभाल भी करनी पड़ेगी। दोनों ने जोरदार ठहाका लगाया। हेमा ने कहा, दीदी तुम्हें बिना वेतन के अपने बच्चों के लिए आया मिल गई है। आज के इस दौर में बिना वेतन लिए सिर्फ कपड़े रोटी में ही आया भी तो नहीं मिलती। ये कहकर हेमा ने चुटकी ली और हेमा की पूरी बातचीत शकुंतला पर्दे के पीछे से सुन रही थी। जिस मायके में वह कभी लाडली हुआ करती थी, आज उसकी हैसियत एक आया से ज्यादा नहीं थी। ये सोचकर उसकी आंखों से टप टप आंसू टपक पड़े। धन्यवाद। ऋचा वर्मा जी संक्षिप्त टिप्पणी देंगे।
ऋचा वर्मा जी अपना माइक को खोल लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही। उनकी लोगों कथा भी लाइन भी गाइडलाइन जिससे सही था कि आया बनाने वाला, लेकिन इसमें वो इसको थोड़ा संक्षिप्त किया जा सकता है, बहुत ही विस्तार है घटनाओं जी, का। हमें भी लग रहा था कि इसमें संक्षिप्तता की जरूरत है, रचनाओं को थोड़ा और कसने की जरूरत है। इनकी आदि जहाँ हम तारीफ बजाय वही लोगों कथा खत्म हो जाती तो सारी बात सही होती। कंक्लूजन देने का मेरे हिसाब से जरूरत नहीं होता है कि आप बहुत पूरा निष्कर्ष निकालें, वो कहानी या ऐसी कुछ लघु कहानी में भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन लघु कथा का विषय अच्छा था, उसमें थोड़ा और उसको संपादित करने की जरूरत है। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यही महसूस कर रहा था, और हर लोक कथाकार के जानकार इस बात को महसूस लेता है सुनते ही सुनते। और अशोक दत्त जी विषय का चुनाव अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसके तकनीक पर थोड़ा सा ध्यान दें तो और बेहतर हो सकती है। और इसके बाद डॉक्टर पुष्पा जम्वाल जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जिनकी कहानी पिछली बार बहुत चर्चा केंद्र में रही। मैं देखता हूं कि आज वो कौन सी लोक कथा लेकर आए हैं, और उस लोक कथा पर फिर ऋचा वर्मा जी अपने विचार देंगे। आवाज आपकी नहीं आ रही है, माइक को खोल लीजिए। कह रहे सभी मंचस्थ विद्वजनों को, लघु कथाकारों को मेरा नमस्कार। मैं तो बहुत देर से एक बात कहना चाह रही थी सिद्धेश्वर जी, अगर आप कहें तो बोलूं। अभी जो पंकज जी जो शुरू में अपनी कहानी बोध कथा पर बोल के गए कि बोध कथा को रहने देना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और बोध कथा पर आजकल जो नए तरीके से लोग लिख रहे हैं उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए कि बोध कथा को आज के तरीके से जो लोग लिख रहे हैं वो होना चाहिए नहीं। तो मैं अभी तो वो है नहीं, लेकिन मैं चाह रही थी उनको बोलना कि होना चाहिए। जब बोध कथा लिखी गई थी तो उस वक्त का समय कुछ और था, वैसा वातावरण थे, वैसे लोग थे कि उसको इस तरह से समझते थे। लेकिन आज के वक्त जो हो गया, डिजिटल हो गया, आज का समय इतना आगे बढ़ गया है, यहाँ जानवर भी समझदार हो गया है। कौआ के बारे में बोले, कुछ दिन पहले फेसबुक पर देखे थे कि कौआ आता है और कंकड़ डाल के पानी पी के उड़ जाता है, नल खोल के पानी पीता है। तो ये एक तरह से परिवर्तन जो है बोध कथा में आज के अनुसार मेरे ख्याल से होना चाहिए। ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर वो रहते तो सुनते। चलिए, इस पर फिर हम लोग फिर चर्चा करेंगे अगली किसी गोष्ठी में। और यह तो हमारा मंच खुला रहता है, उसमें लिख कर भी हम लोग इसको सुझाव दे सकते हैं। फिलहाल आप किलो कथा मंत्रित आप मेरे तरफ से बोल दीजिएगा कि उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अथवा सा कैमरा ठीक कर लीजिए, आपका चेहरा आधी आ रही है, कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए। नहीं, ऊपर कीजिए, मूड़ी थोड़ा आपका सर कट रही है। हाँ, अच्छा चलिए पढ़िए। लघु कथा का शीर्षक है उपहार। कल्पना, अरियो कल्पना, कहाँ हो, कब से बुला रही हो, सुन रही हो। सुनीति गुस्से से आवाज दी, उफ, अब क्या करूं, ना जाने कहाँ चली गई। तभी कल्पना सामने आकर खड़ी हो गई और ढिठाई से कहा, क्या है सुनीति दीदी, क्यों गला फाड़ रही हो? यहीं पर तो हूँ, बताओ क्या काम है। और मंद मुस्कान से सुनीति को चिढ़ाने लगी। कल्पना की इस मुस्कुराहट पर झल्लाते हुए कहा, सुनीति ने, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हें ढूंढती फिरूं? क्या वह लंगड़ा जतिन चला गया? नहीं, क्या वह लंगड़ा जतिन था? कल्पना, हाँ था। तो सुनीति चिढ़कर, तुम्हें बार बार मना किया कि उसे अपने पास बुलाया न करो। अरे तुम्हारे लिए तो वह संजय से भी अच्छा है। दीदी, आज मेरा जन्मदिन है, सो उपहार देने आया था।
उपहार देने आया था जतिन। सुनीति व्यंग से, अच्छा, लेकिन संजय का उपहार तुमने उठाकर फेंक दिया। दीदी, संजय की नजर गंदी है, लेकिन जतिन एक सभ्य लड़का है, भाई की तरह है। इतना सुनते ही सुनीति निरुत्तर हो गई। जतिन की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगी थी। दीदी, मुझे भी राखी बांध दो। मुझे अनाथ को ईश्वर ने 2 बहनें उपहार में दी है। वह अपने सोच पर शर्मिंदा हो गई थी। धन्यवाद। ऋचा वर्मा जी संक्षिप्त टिप्पणी देंगी आपकी लघु कथा पर। पुष्पा जी तो बहुत अच्छी लघु कथाएं लिखती हैं और ये लघु कथा भी बहुत अच्छी है। इस तरह से स्त्री और पुरुष के संबंधों को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। ऐसा नहीं है जब भी कोई पुरुष मित्र हो तो जरूरी नहीं है कि उसके साथ उसके मतलब स्त्री पुरुष वाले ही संबंध हो, भाई बहन के भी संबंध हो सकते हैं। तो इसी बात पर प्रकाश डालती है कि लघु कथा एक अच्छी लघु कथा है। धन्यवाद। हमारे बहुत धन्यवाद रीता जी, आपने बहुत अच्छा समीक्षा दी। ऋचा वर्मा जी भी ऑलराउंडर हैं, वो सब कुछ कर लेती हैं। इसी तो मंच पर सबसे अधिक इनका चेहरा पहचाना जाने लगा है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष उद्बोधन बढ़िया कर लेती है, प्रभारी बढ़िया कर लेती है, संपादन बढ़िया कर लेती है। ऋचा वर्मा इसी तरह आगे बढ़ते रहें, हम सबकी यह शुभकामना है। और इस क्रम को हम आगे बढ़ते हुए त्वरित समीक्षा देना सबसे कठिन काम है। पहले से लघु कथा पढ़कर दे देना आसान होता है, लेकिन त्वरित समीक्षा देना में बहुत से पढ़े हैं। और ऐसे भी जो आप नहीं भी पढ़ती हैं सुनती हैं तो बहुत अच्छी समीक्षा देती हैं। इसीलिए गार्गी राय भी हमेशा पलट कर आपके पास पहुंच जाती हैं। अभी मैं सीख रही हूँ, लेकिन गार्गी राय जी आप कब तक सीखिएगा? अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब सीखने वाली बात नहीं होगा। आप जिम्मेदारी फेंका नहीं कीजिए, सीखने का ही मंच है। आप यहाँ नहीं बोलिएगा, यहाँ अध्यक्षता नहीं कीजिएगा, मुख्य अतिथि नहीं कीजिएगा, तो आपको जब खुला मंच मिलेगा तब क्या कीजिएगा? वहाँ भागिएगा कैसे? कब तक भागिएगा? अब आप नई रह गई। बहुत सारे उम्र से कोई नया पुराना नहीं होता है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग होता है जो नए लिखते हैं, पढ़ते हैं। तब आप तो बहुत समझने लगी लोक कथा को और समझती इसे लिखती भी है। अब बहुत जल्दी हम आपको अध्यक्षता में भी सौंपेंगे आपको, बस आप तैयार रहिए। चलिए, इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारी बहुत देर से विजया कुमारी मौर्य जी लखनऊ से जुड़ी हैं, हमारी संस्था के अभिन्न अंग है। लगभग सभी विधाओं में वो भी लिख रही हैं और अच्छी लिख रही हैं। मैं देखता हूँ कि आज वो कौन सी लोक कथा लेकर आई है। विजय कुमारी मौर्य जी, आप आइए और अपनी एक लोक कथा का पाठ कीजिए। अब बहुत अधिक लोग नहीं है, आपसे निवेदन है कि थोड़ी देर और जुड़े। मैं नहीं चाहता हूँ कोई आदमी निराश होकर लौटे जो मंच पर आ जाते हैं। तो हम भले 15-20 मिनट और बैठ जाए। तो 4-5 और लोक कथाकार रह गए हैं। जल्दी अपनी एक लोक कथा पढ़िए और टिप्पणियाँ तो संक्षिप्त में मिल ही रही है। विजय कुमारी मौर्य जी। बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी, मंच को नमन और सभी साहित्यकार बहनों को, बंधुओं को, भाइयों को, सबको आपकी कड़क आवाज आती ना है तो कड़क चाय की याद आ जाती है। आपकी आवाज आती है पूरा मंच हिल जाता है। चलिए, आपकी आवाज को नमन। मेरी लघु कथा है कुत्ते का रोना। अरे वर्मा जी, ये क्या कर रहे हैं? इस कुत्ते को पत्थर क्यों मार रहे हैं? अब क्या बताऊं आपको निखिल जी, ये कुत्ता आज 2 दिन से मेरे घर के सामने रो रहा है। इसका रोना अशुभ होता है। कुछ दिनों में आसपास किसी के मृत्यु का समाचार सुनने को मिलेगा। अच्छा, तो ये ज्योतिषी भी होता है? निखिल ने व्यंग भरा तंज कसा। मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना था, कहते हैं कुछ जानवरों को आभास हो जाता है कि कुछ अनहोनी घटने वाली है। अरे नहीं यार, उसे कोई तकलीफ होगी या भूखा होगा। इतनी महंगाई में लोग अब जानवरों को खाना नहीं देते, यही सच्चाई है। निखिल जी तुम कुछ भी कहो, इसका रोना अच्छा नहीं होता। तो रोना किसका अच्छा होता है? सभी तो दुख में ही रोते हैं। तुम शायद कुत्ते की भाषा समझते हो।
वैसे ये बड़ा वफादार जानवर होता है, समय आने पर अपने मालिक के लिए जान भी दे देता है। धन्यवाद। कुछ भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद विजया कुमारी मौर्य जी। आपकी लोक कथा पर टिप्पणी देंगी ऋचा वर्मा जी। विजय कुमारी जी की सबसे अच्छी बात यह लगती है, ये बहुत लिखती है, हमेशा एक पटल पर इनकी 4-5 लोगों कथाएं आती हैं, तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इनकी यह लोक कथा मुझे बहुत ही पसंद है, और भी साथी मैंने पढ़ी भी है, कुछ जगह छुट्टी भी है, बाद में पढ़ी है। यह लोक कथा बहुत ही अच्छी लोक कथा है, और यह विषय भी हालांकि सब लोग इसके विषय में जानते हैं, लेकिन मुझ पर कलम चलाना और इससे संबंधित लोक कथा मैंने नहीं पढ़ी, ज्यादा पढ़ी नहीं भी हूँ, फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और लोक कथा के मानकों पर खड़ी लोक कथा है। चलिए, विजय कुमारी मौर्य की लोक कथा पास हो गई। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ऋचा वर्मा ने कहा इस बात को हर साहित्यकार को लेकर चलना भी चाहिए, और इसी कोशिश में मैं भी आप तक पहुंचा हूं यहाँ तक। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे करीब है, तो मैं भी हारा हुआ नहीं हूँ, और ये तो कोशिश हर रचनाकार की होनी चाहिए। अब देखिए, निर्मल कुमार डे जैसे रचनाकार इतनी अच्छी लोक कथा लिख रहे हैं, इनकी कविताएं आज आई है अखबार में, तो वे फेसबुक से जुड़ कर देख रहे हैं हमारी रचना को, और उनको तो हमारे इस गूगल मीट पर आना चाहिए, अपनी लोक कथा पाठ करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या किस मजबूरी में है। खैर जो हो, निर्मल कुमार डे जी भी हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, उनका हार्दिक स्वागत है। और इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच पर अनिल कुमार जैन जी जुड़े हुए थे। अभी हैं क्या मंच पर अनिल कुमार जैन जी? अनिल कुमार जैन जी, यदि आप हों तो जल्द आइए, और नहीं तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग हम देख नहीं पा रहे हैं। मैं सबसे विदा ले रही हूँ, दूसरे कार्यक्रम में जाना है। यही तो गलती करती है, दूसरा तीसरा चौथा। आप लोग को इस ऑफलाइन में बुलाना चाहिए कि कहीं जा ही नहीं पाइए। अरे अच्छा, तो रास्ते में सुनते रहिएगा। थोड़ी देर और, ठीक है? ठीक है। 10-15 मिनट लोक कथा खत्म हो रही है सम्मेलन। एक लोक कथा 3-4 मिनट लगती है। आपकी लोक कथा लोग सुने हैं तो लोगों की भी इच्छा होती है। अनिल कुमार जैन जी जब आएंगे तो आएंगे, वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। राजप्रिया रानी जी मंच पर हैं क्या? जुड़ी थी, यदि हो तो जल्द से जल्द सामने आए, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। राजप्रिया रानी जी, चलिए आप उपस्थित है, तो आपका चेहरा नज़र नहीं आता तो मैं कैसे समझूं? चलिए आप आ गई हैं, धन्यवाद। और आपसे निवेदन है, आप भी इधर लोक कथा लिखने की बहुत कोशिश कर रही हैं। उस कोशिश में जैसा कि अभी ऋचा वर्मा ने कहा कि प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो आप भी प्रयास कर रही हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। मैं देखता हूँ कि आज आप कौन सी लोक कथा लेकर आई हैं। और आज टिप्पणी भी आपके मित्र ऋचा वर्मा ही देंगी, देखें कि वो क्या समझती हैं। आप एक लोक कथा, आप आमंत्रित है। आप सम्मानित मंच में सादर नमन करती हूँ सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और पुष्पा मैम को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, सादर प्रणाम करती हूँ उनको, और विजय कुमारी मौर्य मैम को भी मेरा सादर नमन है, ऋचा दी को भी मेरा नमस्कार है। और मैं इसी के साथ, मेरा दुर्भाग्य कि मेरा फोटो नहीं आ रहा है। अब आ रहा है सर? आ रहा है। आप कैमरा के सामने आएगी तो क्यों नहीं आएगा? अब आ रही है। चलिए आप लोग कथा पढ़िए। कैमरे के सामने ही थी। ओ अच्छा, बाद में जुड़ी होंगी, इसीलिए नीचे क्रम में था। सर बाद में नहीं, बहुत पहले से जुड़ी हुई थी। चलिए धन्यवाद, आप लोग कथा पढ़िए। मेरी लोक कथा का शीर्षक है भिखारिन का दर्द। रेलवे प्लेटफॉर्म पर 2 भिखारिन अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढते ढूंढते रेलवे पुलिस के कक्ष में पहुंचे। कहा, साहब मेरा बच्चा 2 दिन से नहीं मिल रहा, कुछ करो साहब। मैं क्या करूं? गया होगा दूसरे स्टेशन भीख मांगने, या तूने ही कहीं चोरी करने भेजा होगा और यहाँ आ गई उपस्थिति दर्ज करने ताकि पुलिस को शक ना हो। हवलदार ने शिकायत दर्ज करने से इनकार करते हुए बोला, नहीं साहब, लापता है, हमारे पास पैसे नहीं है साहब, वरना लापता वाला पोस्टर जगह जगह लगा देते। आप ही कुछ करके ढूंढ दो साहब, आपके पैर पड़ती हूँ। भिखारिन गिड़गिड़ाती हुई हवलदार के पैरों पर गिर गई।
उठ, भिखारिन का बच्चा गुम हुआ तो लापता पंपलेट छटवाने लगी। पुलिस डिपार्टमेंट को दूसरा कोई काम नहीं बचा क्या? एंठते हुए उस हवलदार ने भिखारिन को धक्के मारने लगा। हमारे अंदर भी जज्बात होते हैं, हम भी इंसान है साहब। ममता हमारे अंदर भी पलता है। रहम करो, मेरे बच्चे को ढूंढ दो। प्लेटफॉर्म पर रहती हो ना, जाओ, एक बच्चा गया तो क्या, 10 बच्चे जन लेना। हंसते हुए बाहर निकाल दिया। हवलदार की कटीली हंसी भिखारिन के दिल को चीर कर रख दिया। साथ आई दूसरी भिखारिन बाहें थाम कर बोली, चल बहनी, हम भिखारिन की चीख तो दुनिया सुनती ही नहीं, तो तेरे जज्बात को कौन देखता है। रोती हुई भिखारिन बच्चे के गम में बाहर जाकर राहें तकने लगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी। एक बच्चा गया तो क्या हो, जाओ 10 बच्चे जन्म लेना। अच्छी बात है। अब मैं देखता हूँ क्या चाहिए, टिप्पणी क्या देती है ऋचा वर्मा जी अध्यक्ष रूप में। तो सामाजिक विडंबनाओं पर आधारित बहुत सारी लोक कथाएं आई हैं और उसी क्रम में इनकी भी लोक कथा है। भिखारियों का जीवन कैसा होता है और भिक्षाटन हमारे देश का सबसे बड़ा विकास है। मतलब बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में फल फूल भी रहा है। तो बाकी बात तो कि हम इसका बहिष्कार करना हम सबका कर्तव्य है, वो बात तो अलग है। लेकिन आपने भी समाज के बहुत ही मानवीय लक्ष्य पर हाथ रखा है और भीख मांगता है या फिर जो गरीब तबका है, क्या उसकी भावनाएं नहीं होती है, तो खाना भी समाज के किसी न किसी वर्ग पर एक कलम चले, इससे बढ़िया बात नहीं सकती है। तो ऐसी बड़ी समाज की आपको धन्यवाद ऋचा वर्मा जी। राजप्रिया रानी की लोक कथा पर आपने चर्चा किया, निश्चित तौर पर प्रयास करते रहेंगे। तो इस प्रकार आपने कहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, वो कोशिश करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच पर एक बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित लोक कथा लेखिका जो कहानी बहुत तेज़ी से लिख रही हैं, 2-3 ही रचनाकार बचे हैं, आपको बतला दूँ। अब बहुत जल्द हमारा यह कार्यक्रम समापन की ओर है। तो इसमें निर्मला कर्ण जी हैं। क्या निर्मला कर्ण जी मंच पर उपस्थित हैं? निर्मला कर्ण जी, माइक बंद करें। निर्मला कर्ण जी, यदि आप मंच पर हो तो सामने आइए और एक लोक कथा का पाठ कीजिए। कोई दिक्कत हो रही है क्या निर्मला कर्ण जी? हाँ पढ़िए। इसके बाद कमेंट गौतम जी तैयार रहिएगा। निर्मला कर्ण जी, आपको लगता है दिक्कत हो रही है क्या? आपका आवाज नहीं आ रही है। दूसरे को मौका दे दीजिए। हाँ। अच्छा, जब तक आप अपना माइक ठीक कर लेंगे तब तक अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अपना मोबाइल ठीक रखिए। उसके आगे हम बढ़ते हैं। और कॉमेट गौतम जी हमारे मंच पर उपस्थित है। पूरा नाम क्या है आप बतलाइए। कॉमेट लिखा हुआ है, आपका पूरा नाम क्या है? हो सकता है मोबाइल आपका नाम किसी और से हो। जी निधि गौतम। हाँ, अच्छी थी। आप तो बहुत लिखती हैं, आपका नाम उस रूप में नहीं आ रहा था। अब आप इधर बहुत सक्रिय हुई हैं मंच पर आने के बाद, चाहे वो कविता हो, चाहे लोक कथा हो, चाहे कविता हो। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं निधि गौतम जी। आप बहुत दूर से जुड़ी हैं और शायद पूनम श्रेष्ठी या किसी के माध्यम से आप जुड़ी थी, तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सक्रिय रूप में आप काम कर रही हैं। और मैं जुड़ी हुई हूँ। क्या मैं सुना दूँ अपनी रचना? बीच में कुछ नेट गड़बड़ हो गया था। अच्छा चलिए, आप सुना ही दिए, कहीं बीच में आपका नेट गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद निधि गौतम जी आएंगी। स्वागत है आपका निर्मला कर्ण जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आप शीर्षक बताइए, लोक कथा पाठ कीजिए। मंच को नमन करते हुए, माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपनी रचना सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है राम कसम। अरे वो छमिया, कहाँ जा रही है राम कसम? तू तो पूरी पटाखा लग रही है रे।
शीला ने अपनी दृष्टि पीछे घुमाकर देखा। मोहल्ले के कई लफंगे लड़के पान की गुमटी के पास खड़े आती जाती लड़कियों को ताड़ रहे थे। दिखावे के लिए कोई सिगरेट तो कोई पान का शौक फरमा रहा था। शीला ने पलटकर क्या देख लिया, उनके मन की मुरादें पूरी हो गई। उनमें एक लड़का जो सबसे अधिक छैल छबीला बनकर खड़ा था, शीला की स्वीकृति समझकर पास आ गया। क्यों री पटाखा, चलेगी मेरे साथ? उसे देख सभी लड़कियां घबरा गई थी। नीना ने शीला का हाथ पकड़कर कहा, चल जल्दी जल्दी, कॉलेज को देर हो रही है। लेकिन यह लड़का, यह एक नहीं प्रत्येक दिन का किस्सा है। तू नई आई है इस मोहल्ले में, इसलिए नहीं जानती। हमारा चलना दूभर हो गया है, अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कारण इधर से ही जाना पड़ता है। प्रतिदिन हमारे कान को यह विष बुझे तीरों से छलनी कर देते हैं, लेकिन हमें से कोई भी इन लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहती, इसलिए खामोशी से अपना रास्ता पार करती, बिना एक बार पलट कर देखे चली जाती हैं। लेकिन आज तूने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना शीला पलट गई उस लड़के की ओर। क्यों, तेरे घर में क्या कोई पटाखा नहीं है? ले जाओ उसे अपने साथ जहाँ जाना है, और अपने दोस्तों को भी आमंत्रित कर ले। देखता हूँ तेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसने हाथ बढ़ाया शीला का हाथ थामने के लिए, लेकिन यह क्या, अगले पल वो सड़क पर गिरा विस्फारित नेत्रों से शीला को देख रहा था, और शीला अपना हाथ झाड़ते हुए उसके सामने खड़ी मुस्कुराती हुई कह रही थी, बस इसी ताकत के बल पर तू हीरो बनता है? चल हिम्मत है तो आजा, दो हाथ कर लो। राम कसम, उठकर खड़े होने के लायक भी नहीं बचेगा, क्योंकि तूने आज धोखे से जूडो कराटे की ब्लैक बेल्ट धागे से पंगा ले लिया है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बड़ी बहुत मतलब कि जबरदस्त शब्दों का आपने उपयोग भी किया है, एकदम जीवंतता के साथ। मैं देखता हूँ ऋचा वर्मा जी किस रूप में इसे देखती हैं। ऋचा वर्मा जी आमंत्रित है। बहुत पटाखा की तरह ही है। बिल्कुल, मतलब पटाखा बम छूट रहा था। बड़ी बात है कि हम सब ज्यादा तो नहीं, तो किसी से तुम घर से लेकर नहीं आए, वो क्या जाती है कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब हम बनाने की अवसर है तो मुझे लगता है मैं भी अच्छा खराब एक दूसरे को बोलने पर सब समझ में आते हैं कि ये लगता है कि बहुत आसान मिला है, लेकिन अच्छी लोगों को बनने के लिए बहुत ही सीमित शब्द, एक ही ज्यादा कम कहते अनेक शब्द के एक शब्द का जितना ज्यादा प्रयोग हम लोग कर सके ज्यादा उसका वोट भी किया था मैंने, वो आप लेखिका के हिसाब से बहुत ही अच्छी लोग बताया, और इससे अगर लघु कहानी बनाने जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन लघु कथा करने के लिए इसमें बहुत ही संपादन का जरूरत है, शब्दों का बोध है और कम शब्दों का प्रयोग करने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव देने के लिए। देखिए, हमारा प्रयास होता है कि जो दूसरे लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी रचना जब पत्रिकाओं में छपती है तो लेखक नहीं महसूस कर पाता है कि पाठक उसको किस रूप में ग्रहण किया, क्या महसूस किया, क्या पूरी प्रतिक्रिया प्रकाशित होती भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया का यह उपयोगिता है कि हम सीधे सीधे हम अपनी बातों को आपके सामने रखते हैं। लेखक उस बात को माने ना माने अलग बात होती है, लेकिन हम चाहे तो एक सकारात्मक बदलाव लाकर उसे और बेहतर बनाने का प्रयास तो जो कर ही सकते हैं। इस क्रम से आगे हम बढ़ाते हुए इसलिए हम टिप्पणी लेते हैं, वरना हम चाहते तो सीधे सीधे आप लोग की रचनाओं को पढ़कर और आगे बढ़ते जाते। लेकिन एक सामूहिक रूप से एक पाठकीय दृष्टिकोण क्या होती है वो तो झलक ही जाती है। ऋचा वर्मा जी बहुत गंभीरता से इस चीज़ को महसूस कर रही हैं, बोल रही हैं। और इस क्रम को हम मात्र दो रचनाकार रह गए हैं, 2-3, और हमारा कार्यक्रम अब समापन की ओर है। हमारे मंच पर अभी जैसे कि आए थे निधि गौतम जी जो चेन्नई से जुड़ी हुई हैं। निधि गौतम जी का हार्दिक स्वागत है। आप अपनी एक लोक कथा के साथ प्रस्तुत हों। आप सभी को निधि गौतम का बहुत प्यार। मैं चेन्नई से अपनी लघु कथा अक्षय रोशनी पेश कर रही हूँ।
रोशनी मुझे इस हाल में देखेगी तो बहुत दुखी हूँ। मुझे अच्छे से तैयार होकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। अक्षय ने खुद को आईने में देखकर कहा। उसने अच्छे से दाढ़ी बनाकर बालों को सेट कर वही नीली शर्ट पहन ली जो रोशनी ने उसे शादी के पहले सालगिरह पर भेंट किया था। थोड़ी देर में वह अस्पताल पहुंच गया, जहां उसे कॉन्फ्रेंस रूम में अनजान लोगों के बीच पहली पंक्ति में बैठा दिया गया। अपने आसपास हो रहे हलचल से बेखबर अक्षय की नजरें एक खास चेहरे को खोज रही थी। वह खास इंसान वो था जिसके अंधेरे जीवन को रोशनी ने जगमगा दिया था। सामने मंच पर अंगदान दाताओं के परिवार को सम्मानित किया जा रहा था। तभी सामने से एक बेहद प्यारी सी बच्ची हाथों में गुलाबों का गुलदस्ता लिए उसके पास आती दिखी। एक युगल जोड़ी ने खुद का परिचय देते हुए उससे कहा, नमस्ते जी, मैं रोमी खन्ना और यह मेरी पत्नी आरती। आपको शायद अंदाजा नहीं कि आपने हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया है। आपने अपनी पत्नी का नेत्रदान कर मेरी बेटी जूही के अंधेरे जीवन को हमेशा के लिए उजाले से भर दिया है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। गोद में जूही को उठाकर अक्षय ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी रोशनी को फिर से महसूस करते हुए पूछा, क्या मैं जूही से भविष्य में भी मिल सकता हूँ? धन्यवाद। धन्यवाद निधि गौतम जी। ऋचा वर्मा जी 2 लाइन बोलेंगी इस बारे में। मात्र 2 रचनाकार अब बचे हैं। अंगदान पर आधारित लघु कथा बहुत ही प्रेरणादायी लघु कथा है और लघु कथा की सारे मानकों पर खरी उतरती है, क्योंकि बहुत ही कसा हुआ कथानक भी इसका है और ये अच्छा संदेश देता है और कहीं ना कहीं हमारे दिल को छूता है। ये छूती है लघु कथा। एक छोटी बच्ची के आंख में रोशनी का आना और एक पुरुष को अपनी पत्नी की आंखें उस बच्ची में देना, ये बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छी लघु कथा है। धन्यवाद ऋचा जी। और मैं एक बात और बतला दूं आपको कि आप लोग सप्ताह भर जो लघु कथाएं कविताएं जो कुछ भी हमारे व्हाट्सएप पेज पर आते हैं और उस पर आप लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं या जो भी सुझाव देते हैं बड़ा महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला सप्ताह जब नई विधा उस पर आती है तो हटा दिए जाते हैं या हट जाते हैं, लेकिन हम इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उस प्रतिक्रिया को हम वीडियो तैयार करते हैं और उसको हम यूट्यूब पर डालने का प्रयास करते हैं ताकि आप और आपके मित्र लोग उसे हम जब चाहे तब देख सकें। तो आप लोग से निवेदन है कि जब भी हम उस वीडियो को डालते हैं सोमवार या मंगलवार को, तो आप उस यूट्यूब लिंक पर जाकर आप तो देखें ही, कमेंट दें, सुझाव दें और लोगों को भी, अपने मित्रों को भी जोड़ें ताकि वे आपकी रचनाओं पर और अन्य लोगों की रचनाओं पर जो प्रतिक्रियाएं दी जाती है उससे वह कुछ सीख सके, सिखला सके और आगे बढ़ सके। बाकी आज जो मंच पर उपस्थित हैं वे लोग यदि अपनी तस्वीर उस ग्रुप में डाल दिए हैं तो ठीक है, क्योंकि सप्ताह भर तो आप लोग डाले ही हैं, और जिनकी तस्वीर वहाँ नहीं है वे आज शाम तक जरूर डाल देंगे ताकि वे हमारे समाचार में काम आते हैं। ये छोटी सी सूचना के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा यह भी बतला दें कि अगला सप्ताह जो हमारा होगा, जो सोमवार से, वह होगा महीने का चौथा सप्ताह, यानी आप लोग का बहुत पसंदीदा सप्ताह, कविता सप्ताह। तो आप लोग गीत, गज़ल, कविता सब कुछ तैयार करके रखिएगा। यह पहला मंच है पूरे देश का जो सभी विधाओं को लेकर चल रही है, सिर्फ कविता नहीं, सभी विधाओं को लेकर। खासकर चित्रकला के मामले में तो कोई भी मंच ऐसा नहीं है जो चित्रकला या कला को लेकर सामने आई हो। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे और दूर दूर तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ताकि हमारा मेहनत सार्थक हो सके। हमारे मंच पर मात्र 2 रचनाकार हैं और हम 2 घंटा से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। हमारी कोशिश होती है 2 घंटा में कार्यक्रम खत्म हो जाए, लेकिन हमारी यह भी जिज्ञासा होती है कि बड़ी मेहनत से जो लोग जुड़े हैं वो छूट भी ना जाए। तो यदि कुछ छूटे होंगे तो हमें बतला दीजिएगा। हमारे मंच पर जो 2 नाम है, अर्चना कोहली और एक ऋतु नाम से भी कोई एक रचनाकार है, तो इन दोनों बारी बारी से मैं बुलाना चाहूँगा, यदि मंच पर हो तो आ जाए। अर्चना कोहली जी है क्या? चली गई, चलिए अच्छी बात है। नलिनी श्रीवास्तव भी है। ओ अच्छा, तो इसमें किस नाम से आपका है? ऋतु करके कोई है क्या? आप ही हैं क्या? ऋतु जी है ना? मैं ऋतु जुड़ी हूँ। चलिए आप पढ़िए उसका, नलिनी जी से
नलिनी जी की रचना से इस लोक कथा सम्मेलन का समापन होगा। सबसे पहले रितु जी, आप पूरा नाम बताते हुए अपनी एक लोक कथा पाठ कीजिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। मंच को नमन, आप सभी को ही नमन। मैं आज मुझे इस लघु कथा वाचन में आप लोगों ने शामिल किया। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बता दीजिए। सिद्धेश्वर जी का भी पूरा नाम बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम है ऋतु प्रज्ञा जी। मैं दरभंगा बिहार से हूँ। अच्छा, तो स्वागत है आपका। पढ़िए, लघु कथा पढ़िए, शीर्षक बताइए। जी, मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, तस्वीर भी आ रही है। आप शीर्षक बतला के लघु कथा पाठ कीजिए। धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, मंच को नमन करते हुए मैं अपनी लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लघु कथा का शीर्षक है नदी बहती रही। मुझे याद है वो रात जब सुरेश ने मेरा साथ छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। उसे घर ले आया था, मुझे घर से निकाल दिया था। उसे 2 साल के निर्णय का भी ध्यान नहीं रहा। मैं बहुत रोई थी, उसके पैरों पर गिरी थी, फिर भी उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं सास ससुर को बोली तो उन्होंने भी साथ नहीं दिया। मैं रोती मायके आ गई थी। मैं कुछ दिन माँ के पास रहकर प्राइवेट नौकरी पकड़ अलग घर लेकर रहने लगी। मैं निर्भय के लिए सदा नदी की तरह बहती रही। वंदना मन ही मन सभी बातें याद कर रो रही है। उसे बहुत दुख है कि जिस बेटे के लिए वह सभी गमों को सहकर बढ़ती रही, वह आज बोझ बन गई है। माँ, चलो गाड़ी आ गई। निर्भय ने कहा, ठीक है चलती हूँ, लेकिन वृद्धा आश्रम नहीं जाऊंगी। मैं अयोध्या जाऊंगी। किसी आश्रम में रहकर राम जी की सेवा करूंगी। मैंने वहाँ के पंडित जी से बात कर ली हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अभी भी रुकूंगी नहीं, नदी की तरह बहती रहूंगी। वंदना ने कहा। वंदना की बात सुनकर निर्भय छिटक गया। वंदना खुशी खुशी गाड़ी में बैठ चल देती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋचा वर्मा जी 2 लाइन बोलेंगी। आवाज उनकी स्पष्ट बीच में नहीं आ रही थी, आवाज, लेकिन जितना समझ में आया उस हिसाब से इसमें एक चीज नया देखने को मुझे मिली कि वृद्धाश्रम के लोग बात करते सीधे वृद्धाश्रम पहुंचाते हैं, लेकिन यह जाके मंदिर में जाकर या किसी पुण्य स्थल पर जाकर जो शामिल होना चाहती है, एक सकारात्मक विचार है इसमें। वही लगा कि नारी सशक्तिकरण पर जी फिर वही बात है, माता पिता का जो आ रही है, इसी पर अब माता पिता हम सबको मजबूत होने की जरूरत है और बच्चों पर आश्रित होने की भावना को खत्म करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कुछ आवाज और लोग अपना माइक को बंद कर लीजिए ना। कुछ एक आध लोग का माइक खुला हुआ है जिसके कारण आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिएगा। और अब मुझे नहीं लगता कि अब नलिनी श्रीवास्तव छोड़कर, हाँ, नलिनी श्रीवास्तव छोड़कर और कोई लोग तो नहीं बचे मुझे लगता है। तो मैं नलिनी श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी एक लघु कथा का पास कीजिए। आप तो लगातार जुड़ी रहती हैं और कई कहानी लघु कथाओं को पढ़ने का मौका मिला है, तो आपकी लघु कथा के साथ आज का हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन का समापन होगा। आपसे निवेदन है, अपनी एक लघु कथा का पाठ कीजिए। जी, सादर धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय सिद्धेश्वर सर जी आपका। सुधी मंच का मैं सादर वंदन करती हूँ। आदरणीय सर को प्रणाम करती हूँ। ऋचा जी को मैं सादर प्रणाम कर रही हूँ और सभी रचनाकार मित्रों को प्रणाम करते हुए मैं अति लघु कथा आज लेकर के आई हूँ। बहुत ही छोटी सी है, जिसका शीर्षक है तंज। तंज। माँ जी, आपको कुछ और चाहिए? नहीं बहू, रात हो गई है, तू भी जाके सो जा। जी माँ जी। सुमी मुड़कर कमरे से जाने लगी। अरे सुन तो, ये लाइट क्या तेरे पिताजी आएंगे बंद करने? स्वर्गवासी पिता के लिए ये बात सुनकर तिलमिला गई सुमी। खुद को संयमित करते हुए आराम से बोली, माँ जी, पिताजी आ गए,
तो आप लाइट बंद करके सो नहीं पाएंगे फिर कभी। धन्यवाद। क्या बात है, संवाद बहुत बढ़िया है आपके, बहुत बढ़िया संवाद। संवाद जो अच्छे आते ना है तो लोक कथा सुनने में भी, पढ़ने में भी बड़ा आनंद आता है। और संवाद आपकी बहुत अच्छी है। और बाकी जो टिप्पणी देंगी तो अब ऋचा वर्मा देंगी, और उस टिप्पणी के बाद हम समझते कि यह समापन की भी वो स्वयं घोषणा करेंगी। प्रभारी भी रही हैं, आज तो थोड़ा अध्यक्ष की भूमिका निभाई है बीच में। तो मैं ऋचा वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आप इस लोक कथा पर टिप्पणी देते हुए और संपूर्ण रूप से बात अपनी कहते हुए आज के हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन का समापन करने का कष्ट कीजिएगा। ऋचा वर्मा जी। माता पिता पर तमाम तरह के दुख और बच्चे का दुर्व्यवहार लोकताओं के बीच में एक ऑक्सीजन की तरह लगा कहीं बहुत एक चल रहे थे। तो अच्छा लगा कि चलिए भाई सासू माँ ही है, कुछ तो है उसमें उतना बोल रही थी और बहू सुन लेती है। आप लखनऊ से है तो नाता है तो वहाँ पारिवारिक व्यवस्था अभी बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ सासू को अभी है अधिकार की पंजीकृत में और बहुत ऋतु नहीं रहती है। ये भी एक शुभ संकेत है, बहुत छोटी सी लघुकथा है। अंतिम बात मुझे समझ में नहीं आया कि बाबू जी आए व्यक्तिगत बात करेंगे आपको, लेकिन बहुत अच्छी लघुकथा है। नहीं, स्वर्गवासी पिता थे ना। अच्छा, तो वो तो फिर धरती पर नहीं रहेंगे। अच्छा, तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छी लघुकथा मैं पढ़ी थी उसको। तो अच्छी लघुकथा, ऐसा नहीं है कि दबंग बच्चे ही है, माँ बाप भी दबंग है और ईश्वर करे कि माँ बाप की दबंग ही रहे इस धरती पर। तो ये भी एक अच्छी शुभ संकेत वाली लघुकथा है, इसके लिए बहुत जी हार्दिक धन्यवाद। जी धन्यवाद। ऋचा वर्मा जी की इस अंतिम उद्बोधन के साथ, अध्यक्ष उद्बोधन के साथ और सारे कार्यक्रम का निचोड़ निकालते हुए उन्होंने जो टिप्पणी दिया, उसके साथ हम आज हेलो फेसबुक लोक कथा सम्मेलन आज के लिए स्थगित समापन करते हैं। और आप लोग से निवेदन करते हैं इसी प्रकार आप जुड़ें, अन्य मित्रों को भी जोड़ें। और इसका जो हम एक वीडियो बनाएंगे जो सप्ताह भर पाठशाला चला, वो वीडियो सोमवार तक आपको जाएगा पेज पर, तो आप अन्य मित्रों को भी उससे जोड़कर और यूट्यूब चैनल पर उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार नमस्कार ऋचा जी, नमस्कार, एक मिलेंगे, नमस्कार, सबको नमस्कार, सभी को प्रणाम, नमस्ते, सभी को प्रणाम, नमस्कार।